ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियोज से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफ़ों पर बात करेंगे, जबकि परवेज़ मुशर्रफ के केस में सज़ाए मौत की बरकरारी और दीगर सियासी अमूर पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लाहौर से मुमताज़ सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार मियाँ सैफुर रहमान साहब। मियाँ साहब, आपकी तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, प्रोग्राम का इब्तदाई सवाल आपकी खिदमत में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या आप समझते हैं कि जी इस्तीफे के बाद इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए था या इसे पाया तकमील तक पहुंचाने की पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप गुफ्तगू करेंगे? जी देखिए, आपने बड़ा उम्दा सवाल किया। हमारे यहाँ चूंकि बहुत सी चीजों की एक बॉर्डर लाइन कंसेप्ट पे हम बैठे होते हैं, बॉर्डर लाइन पोजीशन लेके बैठे होते हैं। एक इशू मुकीम साहब हमारे यहाँ बड़ी देर से चल रहा है और उसमें लोग हमेशा सवाल हमें भी करते हैं एज जर्नलिस्ट, और हम भी लोगों को आगे सवाल करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, लोगों की भी खिदमत में अपनी ओपिनियन पेश करते हैं। फैसला तो फाइनली उन्होंने करना था। एक हमारे यहाँ है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी काम गलत करके, इनहराफ करके, वायोलेशन ऑफ लॉ करके, कभी दबाव का बहाना, कभी नजरिया जरूरत की बात करके बड़े बड़े फैसले ऐसे कर जाते हैं जिनसे मुल्क को, मुल्क की जो सियासत, मुल्क का जो पूरा मुआशरत को जो अपहीवल उसमें पैदा कर देते हैं, एक इर्ताश पैदा कर देते हैं, और बाद में आराम से हाथ झाड़ के एक तरफ जाके बैठ जाते हैं। और अगर इस्तीफे को भी आप देखें तो इस्तीफा भी एक शक्ल है इसी चीज की कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपने वो जो गलती है तो उसको बस आपने इसी तरह एक कवर अप दे दिया। मेरा ख्याल है अब कवर अप करने का दौर अब हमें खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि इब्तदा एक वो हमारे मुशर्रफ मरहूम जो थे, जनरल साहब, जो उनके केस में हुई और लोग ये समझते थे कि जी ये बहुत बड़ा बुर्जा है, इसके बारे में फैसला आना बड़ा मुश्किल है। फैसला तो आ गया बहरहाल। तो मेरा ख्याल है फैसले अब होने चाहिए, उनको मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, भले वो इस इदारे से हों, भले वो उस इदारे से हों, भले किसी और इदारे से हों। जिन लोगों के हाथ में हमारी तकदीर है अवाम की, आप तो खुद यूके में बैठे हैं, आप देखें कि वहां नो बडी इज अबव लॉ। लेकिन मुकीम साहब, ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हमारे यहाँ पीपल आर अबव लॉ, सो मेनी पीपल। अब पीपल से मुराद है कि कुछ सरकर्दा अफराद, जिनमें तमाम इदारों के बड़े, और हमारा कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इंसाफ को खरीद लेते हैं। हमारा यानी कि अभी हम कुछ प्रोग्राम से पहले नाम भी ले रहे थे, वो लोग भी मुस्तस्ना है अमलन। हमारे सहाफी कुछ लोग इस्तिस्ना हासिल करके बैठे अमलन, उनको आईनी कोई इस्तिस्ना नहीं है, कानून का कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर आपको बंदूक पकड़ के जाके इलाका गैर में, जो आप तो खैर खत्म हो गए, जम हो गए, या सरहद के किसी जाके इनएक्सेसिबल नाकाबिले रसाई गांव में बैठ जाते हैं या सरहद पार चले जाते हैं, तो आपको भी इस्तिस्ना हासिल है। भले जितने मर्जी ऑपरेशन करते रहे, जितनी मर्जी अदालतों से नोटिस भेजें, आपको वारंट भेजें, अब तो वारंट की तामील ही नहीं हो सकती वहां। तो ये इस्तिस्नाओं से हमें अब निकलना पड़ेगा। नो बॉडी, ये एक डिक्टम, ये एक बुनियादी असूल लेके हम आगे चलेंगे तो तारीख में देखा हमने कि कहाँ कहाँ नाइंसाफियां हुई और कौमें, मुआशरे किस मुकाम पे, किस जगह पहुंच गए, कितनी डिटीरियोरेशन होगी। जनाब अली, सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा जी दे दिया है। उनका नंबर सीनियरिटी लिस्ट जी जी में तीसरे नंबर पर है। काउंसिल, ये जो जी। जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उससे उन्होंने जी जी। इख्तलाफ किया था और आज वो हाँ जी। हियरिंग में भी नहीं बैठे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जी जी। कि जस्टिस यकीनन, एजाजुल हसन यकीनन। मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे हाँ जी, वो और आज इतना, अब सिर्फ कुछ अरसे के बाद ही उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट यकीनन। है। हाँ जी। हाँ जी, डेवलपमेंट तो है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात एक एक देखिए, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से और सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट से। देखिए, हमारे यहाँ जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स दुनिया का बेहतरीन
एक सिस्टम है दुनिया का बेहतरीन और बड़ा फुली फंक्शनल है बहुत सारे ममालिक में। हमारे यहाँ भी इसकी इब्तदा जो हुई और उसको बड़ा फंक्शनल करने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैंने इसमें कॉलम भी लिखा था एक बहुत बड़े अखबार में अंग्रेजी में, और उसमें मैंने कहा था कि अमलन ये दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में कुछ एक या दो तीन हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, मुकर्रना अदलिया और इंतजामिया, इसमें एक दो इदारों ने ये समझ लिया है और उन्होंने तीसरे इदारे को यरगमाल बना लिया या ब्लैकमेल कर लिया। हालांकि वहां भी लोग कोई इतने दूध के नहीं हुए हैं, पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर दिया, कमजोर कर दिया। और उसमें यह कहा गया जी कि मेरा इदारा जो है वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, हमारा अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, हम अपनी हदूद का तयन भी खुद करेंगे और खुद के आगे जवाब देंगे। इसी तरह एक और इदारे ने सोच लिया। अच्छा, और जकड़ में आप पकड़ लिया आपने, एक आपके वजीर आजम फांसी भी लग जाते हैं, एक टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट घर भेज दिए जाते हैं, फिर गाजर मूली की तरह बाकायदा। और फिर फैसले ये नहीं कि मैं कह रहा कि किसी एक के हक में, किसी के हक में किसी के खिलाफ भी। तो आप लोग ये सोचते हैं कि खिलाफ या हक वाली बात, लोग अब ये सोच रहे हैं कि कॉमन परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि जी ऐसे लगता है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे कुछ इदारे या कुछ सरकर्दा अफराद, उनके तमाम इदारे तो नहीं हम कह सकते, मिन हैसुल अदारा तो नहीं कह सकते, उनके सरकर्दा अफराद ने ये अपने ऊपर एज्यूम कर लिया है कि हम बालातर हैं हर चीज पे, और उसी में फिर फैसले उसकी बुनियाद पे होते हैं। अब अगर एक जज साहब के ऊपर कोई इल्जाम है, और इल्जाम तो काफी थे अगर देखा जाए तो, यहाँ से उन्होंने ये किया, यहाँ पे उन्होंने किसी को फेवर दी, अब ये ऑडियो टेप्स और ये वीडियो लीक्स जो हैं ये भी हमारे यहाँ एक डोमिनेट कर रही हैं हमारी सियासत को, हमारी मुआशरत को, और इन्होंने गदर की सी कैफियत पैदा की है। लेकिन अगर हकायक जान लिए जाते हैं तो आइंदा एक बहुत अरसे तक 40-50 साल एक स्मूथ सेलिंग होती है हमारे सिस्टम की। तो वो हम बजाय के मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने इतराज किया, तो या फिर अगर हिज लॉर्डशिप जो है बड़ी जज हैं और एक दानिश का एक मैं समझता हूँ हब होते हैं जजेस जो होते हैं अदलिया, अगर वो इसकी थोड़ी वजाहत भी उनकी तरफ से आ जाए तो लोगों को भी अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों उन्होंने किया, और अगर कहीं पे कोई खराबी थी तो उसको हाईलाइट किया जाए ताकि लोगों को अब क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग तो कंफ्यूजन का शिकार हैं हमारे यहाँ। बहरहाल ये तो वाजे हो गया कि देयर इज अ रिफ्ट एट सच ए हायर लेवल कि जिसके नतीजे में जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने करियर की कुर्बानी दे दी। दूसरा ये है जी डेफिनेट कोई तो ऐसी बात है जी। अब आप ये फरमा रहे थे कि वो कुछ मुकद्दस गायें बच जाती हैं जैसे, अब आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए हुए थे असलम बेग के खिलाफ, वो हाँ जी पैसे बांटने वाले केस में, हमीद गुल के खिलाफ जी असलम बेग थे और जनरल असद दुरानी थे। जी 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 असद दुरानी थे, और उन्होंने इस्लामी की माफी चाहता हूँ, उनकी जुर्रत रिंदाना देखें कि उन्होंने आला अदलिया में आगे इतराफ किया कि हमने किया ये काम, और उसका अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। वो मियां साहब इसीलिए तो कहते हैं ना कि सैया बने कोतवाल अब डर काहे का, उनसे सानू फड़ी कोई नहीं सकता। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। हालांकि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी ये कंसेप्ट जो है ना, इसको बेहतरीन कंसेप्ट समझता हूँ दुनिया में, ये तवाज़ुन कायम करता है। लेकिन उसमें ये होता है कि हदूद और क़यूद में, हमारे यहाँ हदूद और क़यूद में बहुत कम इदारे रहे हैं। हाँ, पार्लियामेंट को बुरा भला तो कहते हैं जी पार्लियामेंटेरियंस को कि जी वो लॉ ब्रेकर्स हैं, वो ये हैं। जैसे हमें एक मरतबा मेरे साथ, अब तो वो ओपन होगी बात, मैं क्या ही देता हूँ, चौधरी सरवर साहब एक मरतबा, वो भी आपके यूके के बेस से आए हुए हैं, तो वो मेरे साथ बैठे और मैंने फिर उनकी बातचीत की उनके साथ, तो कहने लगे, कुछ बातें उन्होंने की कि जी अगर यूके का कानून का इतलाक पाकिस्तान में हो जाए तो आपकी तकरीबन सारी पार्लियामेंट जेल में हो। तो मैंने कहा जी आप ये बात क्या कह रहे हैं, शुड आई पुट इट इन द न्यूज़पेपर या मीडिया में ये बात ओपन कर दो? नहीं करनी। मैं कह रही थी बात ही असल में ये है, जैसे अभी आप कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज है, तो कहेंगे नहीं ये नहीं। फिर बिल आखिर मैंने उन्हें मजबूर किया तो मैंने कह दी वो बात जरा दबे और अंदाज से थोड़ी, लेकिन वो बात कन्वे हो गई। तो यही चीजें हैं कि हमारे यहाँ अभी अब लोग ये सवाल करते हैं। जैसे अब मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, मैं आपकी बात भी अब चाहता हूँ कि सुनो कि मैं ज्यादा भूल गया हूँ। एक मरतबा मुझे याद पड़ता है कि यहाँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक जज साहब तशरीफ, अजमल साहब थे गालिबन उनका नाम, तो पता चला कि वो भुट्टो केस में थे, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बेंच। तो सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कभी रिपेंट करते हैं कि वो जो फैसला था?
उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे नहीं याद, इस बात को 16-17 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी के जिसका मायना यही था 100% कि मुझे बहुत अफसोस है उस फैसले पे। यानी कि ये चीजें भी जब हम, इसका मतलब ये है कि वो समझते थे कि हमको गलत या अच्छा या काबिल अफसोस फैसला भी कर लेंगे तो हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो ये जो जजा सजा है उससे कुछ हमारे लोग, जिसे मैं इस्तिस्ना कह रहा हूँ, मुबर्रा समझ रहे हैं या हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है, जैसे अब गदर की सूरत हाल बनी, उसका हल ही ये है कि क्लैरिटी हो जाए अब चीजों में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल ये है, अच्छा मियां साहब, आपने जिक्र फरमाया कि जी परवेज मुशर्रफ वाला केस भी जी किनारे लग गया, लेकिन बात यह है जी कि अदलिया ने अगर कोई फैसला दिया किसी आमिर के खिलाफ तो उसके अगले जहान जाने के बाद ही दिया। इस जहान में या ऑन द हाँ जी सर्विस होते हुए इनकी जुर्रत नहीं थी कि ये फैसला जी जी उनके खिलाफ देते, बट कोई ऐसी तंबीह करते, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होती। तो यहाँ से तो जी जी इस मजाक का आगाज हुआ कि हर ताकतवर को हमने सही कहा छोड़ आपने, दिया, और जिस वक्त वो सही कहा। उसकी लाश गल सड़ जाए तो हम फैसला दे देते हैं अफसोस के साथ। सही कहा और आपने। लेकिन ये सर अब ये फरमा दें कि बस मुख्तसरन के ये टोकन लेवल पे, मतलब ये एक रहेगा रिकॉर्ड पे कि जी हाँ ये फैसला दिया था और वो जी सजाए जी मौत बरकरार रखी। तो क्या इसका कोई असरात हाँ ये मुस्तकबिल में देख रहे नहीं, अलामती तौर पे तो ठीक है। जैसे वो क्रॉमवेल का फैसला तो बड़ा मशहूर है दुनिया में, आपके हैं? वो बरतानिया में हुआ था कि क्रॉमवेल की लाश को निकाला गया। यहाँ तो हर लाशें निकालने वाला तस्वर ही नहीं है। तो अलामती तौर पे ये है कि एक रेफरेंस तो बन जाएगा ना जी, कि कभी जैसे अब लोग, जैसे पीपल्स पार्टी वाले लोग कहते हैं जी अदालती कत्ल है, और बहुत सारे ज्यूरिस्ट दुनिया भर में कहते हैं जी अदालती कत्ल है। हमारे जज साहिबान खुद मुतरिफ हैं इस बात के कि जी बड़ा अफसोस था हुआ हमें ये फैसला करके। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे नसीम हसन शाह, वो तो कहते थे। तो ये ऐसी बात है। आपने जुर्रत की जो बात की तो मुझे आपने एक बात बड़ी अच्छी याद करा दी। तो मैं चूंकि शोबा सहाफत में अब बहुत देर हो गई, और मैं पढ़ाता भी रहा मास्टर्स लेवल के शोबा सहाफत के, शोबा बलागियात के स्टूडेंट्स को। तो मैं उन्हें कहता था आप इस प्रोफेशन में आने के साथ एक अपने से वादा करें और अपने में वो जुर्रत इजहार पैदा करें। अगर आप में ये नहीं है तो आप कोई और प्रोफेशन इख्तियार कर लें। तो तकरीबन इसी चीज का इतलाक आपका खसूसी तौर पे, वैसे तो तमाम इदारों में होता है इसका इतलाक, अदलिया पे तो बहुत ज्यादा होता है कि अगर अदालतें जुर्रत नहीं अपने में करेंगी। और देखिए, कहा जाता है कि अल्लाह ताला के फर्श पर, अर्श पर, मादर चाह रहा हूँ, अर्श पर सबसे पहले मुनसफ उठेंगे। तो जी मुनसफ का इतना बड़ा मुकाम है। या तो फिर हमें कन्विक्शन नहीं है, नौजुबिल्ला, ये तो मैं नहीं कह सकता, किसी के ईमान पे मैं तो उंगली नहीं उठा सकता। अगर ये कन्विक्शन हो तो फिर आपके जेहन में होना चाहिए कि मैं तो आई एम आंसरेबल टू अल्लाह, मैं तो इस कायनात का जो खालिक व मालिक है, मैंने उसने मेरी हिफाजत करनी है। तो अगर आप पहले ही डर के बैठे हैं कि ये बंदा मर जाएगा तो मैं फैसला दे दूंगा, तो ये तो फिर आपने तो वाजे पैगाम दे दिया कि जनाब मैं उससे नहीं, मैं तो फिर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खुदा बड़ा के कुसुम, मैं तो कुसुम से डरता हूँ, यानी मुक्के से डरता हूँ। तो फिर जब मुक्के से डरेंगे तो हमारे वैसे माजी में एक दो ऐसे जजेस आए बड़े दबंग, जस्टिस शौकत थे और जस्टिस कियानी थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे। बाकायदा उनकी अदालतों में बड़े बड़े एक दो ऐसे अस्करी अदालों के बड़े भी पेश हुए और कुछ फैसले भी हुए और जरूरतमंदाना फैसले हुए। लेकिन बहुत कम, उनको हम नजीर नहीं बना सकते क्योंकि ज्यादा डोमिनेट किया हमारे वो जो कावडिस है, वो जो जुर्रत का जो फुकदान है, वो बहुत रहा। अदलिया से कम मैं तो, या कोई भी पाकिस्तानी नहीं है तो को करता। जी, वो कहते हैं ना जी, वो मिसरा है ना कि जिसे हो जानो दिल अजीज वो उसकी गली में जाए क्यों। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी भाई अगर इतना कमजोर दिल है तो कम से कम उस मनसब को एक्सेप्ट ना करें आप। जी जी चलिए सर, मैं नहीं नहीं, मैं आपकी यही तवज्जो, ये देखिए। जी जी मैं सर जनाब टॉपिक आप करें और भी बात। है मेरे पास, मैं ये चाह रहा हूँ कि जी जी जरूर आपकी राय। जी जी अच्छा सर, ये जी जी फरमाइए कि एक सर्वे आया
उसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद पीएमएल-एन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। पहले एक सर्वे में कोई 15 पॉइंट्स का फर्क था, इस वक्त 4 पॉइंट्स का फर्क बताया जा रहा है। मुख्तसरन कहिए, क्या आप भी यही समझ रहे हैं कि नहीं, मकबूलियत में देखिए, मकबूलियत का लफ्ज भी हमारा थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा एक क्लीशे सा बन गया है। मकबूलियत तो देखिए, जब हम बात, मैं तो पहले कई जगह पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि यार मकबूलियत क्या अजाब बन गया हमारे लिए कि मकबूलियत की बुनियाद पे आप जो मुंह में आता है उल फुदूल बोल देते हैं। चले, बहरहाल मकबूलियत एक फैक्टर तो है, यानी कि मेजोरिटी के साथ इसको नथी खा लेना, फिर मकबूल या हर दिल अजीज लीडर के बारे में कहा जाता है उसको ज्यादा वोट पड़ेगा, ये बात तय हो गई। उस हवाले से वोट बैंक के अंदर मैं नहीं समझता इतना बड़ा अब सर्ज आया है नून लीग के लिए। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना टेक्टफुली चीजों को इस तरह डील कर रहे हैं, जिसे मैं इलेक्शन टेक्निक्स ही कहता हूँ। और वो इलेक्शन टेक्निक्स की महारत काफी रखती है नून लीग, और जिसमें इलेक्टेबल के भी कर लेना, कहीं सीट एडजस्टमेंट कर लेना, एरियाज, वैसे तो वो जेरीमेंडरिंग भी हमारे यहाँ होती रही है, और वो जेरी हल्कों को इस तरह उसमें किसी हल्के को अपने हरीफ के निकलवा देना, वो मतलब 1%, 2%, 3%, 4% के 5-6 टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उस हवाले से लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर उन टेक्निक्स में ही चलना है, अगर तो वोटर टर्नआउट दरमियाना सा रहा तो फिर ये टेक्निक्स चल जाएगी। अगर टेक्निक्स सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन है, अगर वोटर टर्नआउट बहुत बड़ा हो जाता है तो जो सबसे मकबूल जमात होगी, जो इस वक्त पीटीआई है, तो फिर ज्यादा मकबूल जमात जो है वो हर चीज को ओवरशैडो बहा के ले जाएगी, तमाम टेक्निक्स को भी, और तमाम वो लेवल प्लेइंग फील्ड को भी, वो तमाम वो क्या होता है जी आशीर्वादों को जी। अच्छा सर, अब जी मकबूलियत की बात आपने की तो ध्यान जाता है इंतखाबी निशान के ऊपर होने वाली रैंगलिंग पर जी और इलेक्शन कमीशन के जी किरदार पर। इसको, अब ये दो जी सवाल आपकी खिदमत में मैं एक ही दफा पेश करने जा रहा हूँ। एक, इलेक्शन कमीशन के जी किरदार को कैसे देख रहे हैं कि वो बजाय इलेक्शन कराने के वो कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जी जी पहुंच गए थे। आज ये तो वो उन्होंने एतराज लगा के रजिस्ट्रार ने उनकी दरखास्त वापस भेज दी कि जो दस्तावेजात आपने जमा कराई हैं वो जी वाजे नहीं है। एक, दूसरा ये है कि ये बल्ले का निशान कितना इम्पोर्टेंट है और क्या जी इसका होना या ना होना इलेक्शन कमीशन के लिए कोई ऐसा मसला है कि जिसके बगैर वो इलेक्शन नहीं करा सकेंगे? जी। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को मसला तो किसी तौर पे है नहीं। यानी कि अगर वो निशान उनको ये नहीं भी देना चाह रहे, तो किसी की इमा पे अगर नहीं देना चाह रहे, वो शायद मसला हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये निशान उन्हें देता है, पहले तो ये बात तय कर लेते हैं कि निशान की अहमियत क्या है। लेकिन जो इलेक्शन सिंबल है, इंतखाबी निशान, आम तस्वर ये है कि बहुत आसानी से आम आदमी जो देहात में, कस्बे में, रिमोट एरियाज में बैठा हुआ है, वो समझ आता है कि बल्ले से मुराद है पीटीआई या इमरान खान या जो भी है, जो भी उसका लीडर है। अच्छा, उसका एक फायदा ये होता है, लेकिन ये भी कोई इसकी फीसदी तनासिब कोई बहुत बड़ी नहीं होती। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि अगर वोटर वोटर का जो अगर मैंडेट है उसका 10%, 5% होता है, वैसे कन्वे हो जाता है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है। हमने मादी में एक बाकायदा ऐसा मामला देखे, पीपल्स पार्टी से तलवार ले ली गई, तीर आ गया, ठीक है, उनको वो 5-10%, 4-5% का फर्क पड़ा, लेकिन उनका फिर जो उसके बाद लोकल बॉडीज थे, नहीं था गालिबन, तो उसमें उन्होंने एक स्लोगन कन्वे किया, और उस वक्त हालांकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, और वो स्लोगन इस तरह कन्वे हुआ, स्प्रेड हो गया पूरा सोसाइटी में, कि उसका नाम रखा गया अवाम दोस्त कैंडिडेट। अब अवाम जी। दोस्त जहां जहां भी था, वो बहुत भारी अक्सरियत से जीते। तो अगर यहाँ पे अब तो सोशल मीडिया का दौर है, और पीटीआई पर्टिकुलरली उनका यूथ जो एक एलिमेंट है, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टेक्निक्स पे भी, और वो प्रोजेक्शन पे, और सारा ये इस चीज पे, इवन प्रोपेगेंडा भी। तो अगर इसको कन्वे कर देते हैं कोई भी इस तरह का एक चीज, जिस तरह वो कहते हैं कि हम उसका भी मुतबादल हमारे पास प्लान है, वो यही है। अगर इन केस आगे 1-2 दिन में ये बात उनके हक में नहीं जाती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके हक में ही जाएगी, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं जाती तो वो फिर वो अपना वो काम करेंगे, दे विल कन्वे इट टू सर्टेन मीन्स, और वो बड़े इफेक्टिव मीन्स है आजकल।
और कन्वे हो जाएगा। इसलिए हाँ, ये है कि वोटर टर्नआउट में अगर गड़बड़ होती है और कम रह जाता है तो फिर आप 50-50 टाइप रिजल्ट्स हैं। अगर वोटर टर्नआउट हैवी होता है तो जो मुझे भी वे भी एक्सपेक्टेड है कि बड़ा होगा, क्योंकि लोगों में अब काफी हद तक अब ख्वाहिश है कि वो अपना मैंडेट एक्सरसाइज करें। जी जनाब। सर, ये बिलावल भुट्टो इस लाहौर से कौमी असेंबली का जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 127 है। हाँ जी, हाँ जी, NA 127 है। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए, और क्या ये पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो सकता है कि अगर बिलावल भुट्टो यहाँ से जीत गए? डू यू सी? हाँ देखें, जीते, मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी भी ये है कि अगर हम जीते भी ना तो हम कम से कम इफेक्टिवली अपना एक कन्वे कर दें, लोग प्रोजेक्ट कर सकें लोगों में, यानी लोगों में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लें वो कि हमारी डायनामिक्स सोशियो पॉलिटिकल अजीब किस्म की है कि वंस यू आर आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट हो जाते हैं, आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। फिर भले वो कहते हैं अपनी बला से अब बादे सबा कभी चले कि 5 साल बाद हनूज 2028 दूरस्त। लेकिन मेरा जी। ख्याल है इनमें एक सफर भी है, जरदारी साहब जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, और वो इन चीजों को समझते हैं कि सब्र भी एक टूल है कि अपना काम करते रहें, अपना शोर मचाते रहें, अपनी बात करते रहें। तो उसमें यह है कि कहीं ना कहीं हम शायद, और शायद वो इस बात पे भी उन्होंने एक लगाई हुई है, एक आस लगाई हुई है कि अगर कोई फ्यूचर में को आने वाली गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती, जैसे देखेंगे पीटीआई पे भी आ जाए, हम पीडीएम पे भी बात कर लेते हैं, पीटीआई ने भी सही मानों में डिलीवर नहीं किया। देखिए उनके अपने लोग जो हमें मिलते थे वो हमें चाय के वक्फे में टीवी प्रोग्राम में कहते थे कि हमारे लीडर से मैशत नहीं संभल रही, और वो हमें कहते हैं कि यार कोई सास प्रोग्राम दे दो, कोई लोगों को कर्जे दिला दो कोई। फिर ये शुक्र है कि उनका सेहत कार्ड आ गया, उससे आवाम को बड़ा बेनिफिट हुआ, उससे थोड़ा सी उनकी वो साख ठीक हुई। उसमें फिर वो खुद भी इतराफ करते थे हमारे यहाँ बैठ के, या इन निजी महफिलों में, वैसे पब्लिक में नहीं वो बात करते थे। यहाँ ये गलती हुई कि 7 माह इंतजार किया गया इस तेज रफ्तार दौर में कि जी असद उम्र को डिलीवर करता है, लेकिन उसके पास कोई मैशी प्लान ही नहीं था, एक जामे फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था, जो मेरा ख्याल है वैसे किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि तवक्कुआत ये है कि एक लीडर बहुत मकबूल है, एक पार्टी बहुत धूमधाम से आना चाह रही है और मैदान में आई भी है लोगों का मैंडेट लेके, तो वो क्या वो 21-22 साल सिर्फ वो ढूम ढमकी करती रही, या उसको 21-22 साल गवर्नमेंट के तौर पे मुतबादल मंसूबे, डे टू डे स्टडीज, अपने प्लान दागने चाहिए थे, मैदान में फेंकने चाहिए थे। ये कम से कम वो खुद मेच्योर भी हो जाता ना। मैं आज एक कल को मैं कहता हूँ यार नहीं ये मंसूबे को इसमें बेहतरी ये लाई जाए, तो ये काम भी है। जैसे फ्लड आया तो मैंने कहा जी जैसे पीटीआई बड़ी मकबूल जमात है, तो मैंने कहा एक आवाज लगाएं तो अरबों डॉलर आ सकते हैं, करोड़ों डॉलर आ सकते हैं ओवरसीज से, और उसको जाके कैंप्स लगाएं और जाके बोट्स दें लोगों को, लाइफ सेविंग ड्रग्स दें उनको, टेंट विलेजेस बना के दें, अगर इसके कि हम हुकूमत में है कि नहीं है। तो ये होता, ये हमारे यहाँ, वैसे आपके यहाँ तो यूके में बैठे हैं आप, ये चीजें होती हैं, वेस्ट में ये चीजें देखने में आती हैं। हम लोग इंतजार में ही रहते हैं कि मेरे पास वो इक़्तिदार का जब गाड़ी आएगी तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। मेरा ख्याल है हम अगर खिदमत पब्लिक सर्विस का जज्बा है तो हम साथ साथ काम करते रहे, लोगों को तो रिलीफ मिले ना। थैंक यू वेरी मच सर। ख़वातीन व हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मुमताज़ सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार मियां सैफुर रहमान साहब ने हमारे सवालात के जवाबात दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।